हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और इसी के साथ स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी है कि आप सभी होंगे स्वस्थ, खुश, प्रसन्न और अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और जब हम रहेंगे फिट तो हो जाएंगे हिट। इसको ही हमें मस्तिष्क में बिठा कर रखना है और रखना है अपना ख्याल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता ही है, मैग्नेट ब्रेन्स देता है कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री। साथ ही साथ ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी होनहार काबिल विद्यार्थियों को 100% फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। इसलिए आप बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टेड वे में बने रहिए हमारे साथ, जिससे कि आप स्कूल एजुकेशन के साथ साथ आगे की परीक्षाओं की तैयारी भी विदाउट एनी कॉस्ट कर सको, है ना। अब आप बहुत ध्यान से सुनिए, सभी से कह रही हूं मैं, हाँ, जैसे स्तुति और शंभू, आर्यन, और सॉरी मैं फिर से बहुत सारे नाम भूल जाती हूँ और मतलब मैं नाम तो ठीक है, यदि नाम नहीं ले पा रही हूँ तो सॉरी, लेकिन आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच, जो इस तरह से आप अपने रुझान दे रहे हैं। इसी तरह से आप बने रहिए, हर एक विषय की वीडियोस देखिए ताकि हर एक विषय में आप अव्वल आ जाएं और लगना चाहिए कि हाँ, कुछ तो हमारे एजुकेशन में फर्क आया है। क्यों? क्योंकि अब आप अधिक ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई में, दे रहे हैं ना, अधिक समय दे रहे हैं, तो इसका प्रतिफल भी आपको मिलना चाहिए और मिलेगा जरूर। ठीक है, कहते हैं ना कि जब हम आगे चलकर या आगे बढ़कर अपने कर्म पथ पर बढ़ने लगते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी आलस्य के, तो मंजिलें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो अपने आप हमारी ओर आने का प्रयास करती हैं। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से मेहनत, लगन, समर्पण और अपने रुझान और इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ते रहिए। इस वीडियो में लेकर आई हूं एक नया सा कुछ टॉपिक। आपको पता है ना, हम अपनी क्लास 10th, जी हां, बिहार बोर्ड की दोनों पाठ्य पुस्तिकाएं कंप्लीट कर चुके हैं। मेन पाठ्य पुस्तिका कौन सी है? गोधुली, जिसमें हमने 12 चैप्टर्स पढ़े गद्य खंड के, 12 चैप्टर्स पढ़े काव्य खंड के और बहुत अच्छे से हर एक चैप्टर्स को 4-4 भागों में डिवाइड किया। व्याख्या, बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, इसी तरह से हर एक चैप्टर को हमने डिस्कस किया। काव्य खंड का भी हमने सेम किया। उसके बाद हमने अपनी पूरक पाठ्य पुस्तिका वर्णिका में 5 पाठों को शामिल किया। 5 जो पाठ हैं उसमें भावनात्मक दृष्टि से जिस तरह की अलग अलग भाषाओं के जो चैप्टर्स हमने रीड किए, तमिल, कन्नड़, उड़िया, राजस्थानी, गुजराती, मतलब अधिकतर सभी भाषाओं को शामिल किया हमने, किसमें? वर्णिका में। तो वो भी आपने बहुत अच्छे से सुना। और अब इस वीडियो में आप देखने वाले हैं व्याकरण का परिचय, अर्थात आप जानेंगे, आप देखेंगे इस वीडियो में कि आपके जो 10वीं कक्षा का जो सिलेबस है, व्याकरण का सिलेबस है, ग्रामर का सिलेबस है, वो कितना है, अर्थात बोर्ड परीक्षाओं में कितना पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में, उसकी विषय सूची आज मैं लेकर आई हूं आपके समक्ष। तो आपको पता है ना, सिलेबस ओवरव्यू जब हम देख लेते हैं और कंटेंट यहां पर क्लियर हो जाता है तो फिर हम आगे बहुत अच्छे से, एकदम कंसेप्ट क्लियर होता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूं, जितना ध्यान आपने पाठ्य पुस्तिकाओं में लगाया ना, उससे थोड़ा और, मतलब उससे डबल ट्रिपल कंसंट्रेशन के साथ रहिएगा व्याकरण में, ताकि आपको हर एक व्याकरण नामक जो शब्द है, जैसा कि अरे बाप रे, व्याकरण नहीं ना आता है समझ में, क्या करें मैडम, नहीं समझ आता है, आएगा ना, ध्यान से देखोगे तो सब समझ आएगा। इसलिए पहले हम व्याकरण के पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं, उसकी विषय सूची को समझ लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम बहुत सारी मतलब विषय वस्तु को जानेंगे जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, विगत कक्षाओं में भी आपने इनकी जानकारी प्राप्त की होगी। उन्हीं का पुनरावृत्ति अभ्यास हम करेंगे, ठीक है, उनका हम रिवीजन करेंगे। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, क्रिया, विशेषण, सभी बातें यहां पर शामिल होने वाली हैं। इसलिए मैं कह रही हूं कि आप बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। आओ मैं बताती हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके व्याकरण में शामिल है। पहला टॉपिक है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश
परिचित हैं आप? जैसे अंग्रेजी में अनसीन पैसेज होते हैं, वैसे ही हिंदी में अपठित गद्यांश होते हैं। और आपको पता है क्या किया जाता है इनमें? हाँ बिल्कुल पता होगा, फिर भी सुनना है आपको कि अपठित गद्यांश के अंतर्गत आपको एक स्टोरी या कोई भी कहानी या कोई भी आर्टिकल टाइप दे दिया जाता है और उसको पढ़कर फिर उसी से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको कि कोई भी प्रश्न आया तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपने उसी में से लिख दिया, जैसे हम छोटी छोटी क्लासेस में नहीं करते हैं कि जो प्रश्न आया बस उसी से उसका शब्द मैच किया, गद्यांश या पैसेज में कहाँ है उसी का टिक कर दिया कि यहां से यहां तक पहला उत्तर। नो नो नो, ऐसा हमें 10th क्लास में नहीं करना है। हमें प्रश्न को समझना है और फिर गद्यांश में से क्या किस तरह से उत्तर का निर्माण होना चाहिए वो उत्तर लिखना है। और अपठित गद्यांश में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो वो तो आप बहुत अच्छे से, जैसे कोई भी शब्द आया है हो सकता है उसका पर्यायवाची पूछ लिया जाए, हो सकता है उसका अर्थ पूछ लिया जाए, हो सकता है उसका विलोम या ऑपोजिट वर्ड पूछ लिया जाए, तो वो सब भी ध्यान से सुनना है। अपठित गद्यांश में जब भी आपसे पूछा जाए कि मुख्य कैरेक्टर कौन है या इस गद्यांश का सार क्या है, तो जिस भी पात्र के इर्द गिर्द कहानी घूमती है वो ही उसका मेन कैरेक्टर होता है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी कहानी में, कुछ भी जो स्टोरीज हम पढ़ते हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर एक रहता है जो जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है, तो वो हमें लिखना होता है। फिर उचित शीर्षक दीजिए, इस तरह से भी प्रश्न आते हैं अपठित गद्यांश में। तो उस स्टोरी को हमें ध्यान में रखते हुए थोड़ी 1 सेकंड के लिए हमें अपनी आंख बंद करनी है और सोचना है कि क्या किससे संबंधित ये चैप्टर है या किससे संबंधित ये कहानी। हाँ ये है, जैसे हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं ना, तो उनमें हमें मतलब सार का जो अपठित गद्यांश है उसका शीर्षक या टाइटल क्या होना चाहिए वो आप डिसाइड कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। अंग्रेजी में पढ़ते हो? हाँ। अब मुझे पता है कि पत्र लेखन से बिल्कुल पूरी तरह से आप लोग दूर हैं। अब आप लोग दूर हैं मतलब ये नहीं कि आप लोग पत्र नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? अरे भाई टेक्नोलॉजी ही इतनी आ गई है कि पत्र लेखन तो अब हम लोग भी नहीं करते हैं। वो जमाना कुछ और था जब हम स्कूल्स में पढ़ते थे, जब हम पत्र लिखते थे। बिल्कुल हमने पत्र लिखे हैं जब हम हॉस्टल में पढ़ते थे 6वीं से लेकर 12वीं तक। तो हम अपने घर पर पत्र लिखते थे कि पिताजी मम्मी जी सादर प्रणाम, भाई साहब जब आप आए तो ये ले आना वो ले आना, ऐसे पत्र हम लिखते थे। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो पत्र लेखन हमने किया है क्योंकि उस समय ये मोबाइल से कुछ नहीं होते थे, मैसेज वगैरह की फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए। तो अब यहाँ पर पत्र लेखन आपके सिलेबस में शामिल है ताकि आप सभी या आगे आने वाली पीढ़ी समझ सके, जान सके कि हाँ पत्र लेखन भी क्या प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निबंध लेखन, अंग्रेजी में ऐसे राइटिंग, है ना, जिसका लगभग 200-250 शब्दों में हमें निबंध लेखन लिखना होता है। और निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है नी प्लस बंध, मतलब नियमों में बंधा हुआ। ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी शुरू किया कहीं से भी खत्म कर दिया और हो गया निबंध, नहीं। इनको हमें संकेत बिंदुओं के आधारित संकेत बिंदु देकर सब पॉइंट्स देते हैं, उनके आधार पर हमें निबंध का कंप्लीशन करना होता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, जिसको हिंदी में प्रस्तावना या भूमिका के अंतर्गत हमें सब कुछ लिखना होता है कि इस निबंध में हम क्या 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 लिखने वाले हैं। ठीक है, तो निबंध लेखन में निबंध का अर्थ होता है नियमों में बंधा हुआ, और बहुत अच्छे से स्टार्ट करके हम उसका एंड करते हैं। और एंड करने के लिए हमें हिंदी में लिखना होता है निष्कर्ष या उपसंहार, तो नियम हमारा निबंध पूरा हो जाता है। फिर चलते हैं संज्ञा से। संज्ञा आपको पता ही है क्या है, बताइए, पढ़ा होगा ना प्रीवियस क्लासेस में। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रमुख 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक अर्थात संज्ञा की परिभाषा यदि आपको याद है और संज्ञा की परिभाषा यहां पर है तो आप व्यक्तिवाचक तुरंत समझ जाओगे। कैसे? जैसे संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, उसी तरह से जो पहला भेद है संज्ञा का, व्यक्तिवाचक, उसमें है किसी विशेष, सिर्फ विशेष जोड़ना है, स्पेशल। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक। ठीक है, तो जातिवाचक के भी 2 उपभेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इनका भी हम जानेंगे। नेक्स्ट होता है भाववाचक, भाव में सारे इमोशंस हैं, सब कुछ शामिल हो जाएगा, ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या? सर्वनाम, सर्व का अर्थात सब, नाम मतलब सारे नाम,
सबको नाम देना, मतलब संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं हर जगह, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, हर जगह जिनका प्रयोग होता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा नाम से स्पष्ट है ना, सर्वनाम, सबका नाम। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? संज्ञा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मेरा नाम है लाली, ठीक है, तो मैं संज्ञा हूं लाली, लेकिन यदि सर्वनाम मैं, आप, तुम, वे, सब, ये सब सर्वनाम है। लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, क्या किस तरह से हम इसमें अंतर जान सकते हैं? क्योंकि ऐसे कई शब्द होते हैं जिनमें हमें लगता है अब इसको स्त्रीलिंग में रखें या पुल्लिंग में रखें या नपुंसक में लिखें, क्या करें, समझ नहीं आएगा, तो वो भी हम जानेंगे इसके दौरान। वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहां आप जानेंगे परिभाषा और उनके उदाहरण। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय, अर्थात सेंटेंसेस की सहायता से हम समझ जाएंगे कि ओके, हम किसी भी शब्द का जब वाक्य निर्माण करेंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा कि इसको हम स्त्रीलिंग में रखें या पुल्लिंग में रखें। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिया और भेद। अब क्रिया क्या है? एक्शन जिसको कहते हैं। ठीक है, जो शब्द किसी कार्य के होने का बोध कराते हैं, बोध मतलब जानकारी देते हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से सकर्मक और अकर्मक दो क्रियाएं होती हैं, और भी कई क्रियाएं होती हैं, उन सबको हम जानेंगे क्रिया के दौरान। विशेषण और क्रिया विशेषण। अब विशेषण क्या है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं, और क्रिया विशेषण भी है। तो क्या जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण है? तो इसके भी कई भेद हैं, उपभेद हैं, उनको भी हम जानेंगे। पद परिचय। अब पद परिचय क्या है भाई? हमें अर्थ देखना होगा पहले, पद और परिचय। परिचय मतलब तो इंट्रोडक्शन होता है, पद मीन्स क्या होता है? पद मीन्स बताइए क्या होता है? पद का अर्थ पोजीशन, ओके, और पद का अर्थ जैसे मीरा के पद, ओके, और पद का अर्थ जैसे चरण कमल बंदव रघुराई या प्रभु के पद या पादुकाएं, तो वो भी सही है। अब ये तीन तो हो गए, लेकिन तीनों में से यहां है वो वाला एक भी पद नहीं है। कौन सा पद है ये? शब्द। शब्द को पद कहा जाता है, लेकिन कब कहा जाता है वो सुनिए। जैसे कोई भी शब्द है, पेन है, चश्मा है, घड़ी है, कोई भी, चेन है, कुछ भी, पुस्तक है, बॉटल है, बैग है, कोई भी वस्तु है, ये है शब्द। यदि अकेले अकेले ये लिखे हैं सिंगल इसमें कि चश्मा, बैग, बॉटल, बहुत सारी चीजें, तो वो है शब्द। यदि इन्हीं शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर दिया जाए, जैसे चश्मा अकेला था, शब्द है, लेकिन सेंटेंस बना दिया जाए कि लाली मैडम चश्मा लगाती हैं, तो अब ये वाक्य में प्रयोग हो गया, तो ये शब्द ही पद बन गया। पद किसे कहते हैं? वे शब्द जो वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, या मतलब वाक्य के अंतर्गत जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पद कहते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द पद कब बन जाता है? जब वो वाक्य में प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम जानेंगे अब पद परिचय क्या होगा। मतलब वाक्यों के अंतर्गत जो शब्द हैं, शब्द तो अब हम कहेंगे नहीं, क्योंकि पद ही कहेंगे तभी हमारे मस्तिष्क में बैठेगा। ठीक है, तो पद परिचय मीन्स पदों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय कहते हैं। पदों का व्याकरणिक परिचय, ओके। मान लीजिए यदि आपने एक सेंटेंस लिखा कि लाली मैडम चश्मा लगाती हैं। अब लाली मैडम, और प्रश्न किस तरह से आते हैं? रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। रेखांकित मीन्स अंडरलाइंड। अब लाली के नीचे है अंडरलाइन और चश्मा के नीचे है अंडरलाइन। अब लाली मैडम का आप व्याकरण परिचय क्या दोगे? व्याकरणिक परिचय क्या दोगे आप? ग्रामेटिकल लाली मैडम क्या है? संज्ञा। वेरी गुड। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वेरी नाइस। और स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग। यस, बहुत बढ़िया। एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है। बस, तो यही तो है व्याकरणिक परिचय, कि किसी भी वाक्य से जो भी अंडरलाइंड होगा, जो भी रेखांकित पद होगा, उसका व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। तो ये हम जानेंगे इसमें। नेक्स्ट है वाक्य भेद। अब वाक्य किसे कहते हैं? वाक्यों के भी भेद होते हैं, बिल्कुल। वाक्य क्या है? शब्द क्या है? वर्ण क्या है? तो हम वाक्यों को जानने से पहले वर्ण को जानेंगे, शब्दों को जानेंगे, फिर वाक्य पर चलेंगे, और वाक्य पर जाने के बाद हम उनके भेदों को जानेंगे।
मुहावरे और लोकोक्तियां। आपने सुना होगा ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काला अक्षर भैंस बराबर। ये क्या है? लोकोक्तियां हैं। लोकोक्तियों को कहावतें भी कहा जाता है। तो मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरों में अधिकतर एंड में ना लगता है, जैसे अंधे की लाठी होना, ठीक है, जिगर का टुकड़ा होना, ना लगता है अधिकतर मुहावरों में। और मुहावरे वाक्य का अंश होते हैं, मतलब एक पूरा का पूरा वाक्य नहीं होते हैं, क्योंकि उनको फिर वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, उनका अर्थ वो नहीं होता जो वो लिखे रहते हैं मुहावरे। जबकि लोकोक्तियां अपने आप में पूरा वाक्य होती हैं और वो जो लिखा रहता है वही उनका अर्थ भी होता है। अलंकार, वाह वाह, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है अलंकार। अलंकार में हम जानेंगे क्या? कविताओं की सुंदरता के बारे में। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, गहने, जेवर। बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है ये। तो सारे टॉपिक्स जितने भी अभी हमने देखे हैं, उन सब का यहां पर हम बहुत अच्छे से विस्तृत रूप में चर्चा करने वाले हैं सबकी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जितना ध्यान आपने पाठ्य पुस्तकों की समय लगाया, चैप्टर रीडिंग हो या बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस हो या आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो या कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो, उससे और ज्यादा ध्यान आपको व्याकरण में लगाना होगा। और यदि आपने व्याकरण बहुत अच्छे से समझ ली तो आप समझिए आप तो मास्टरमाइंड हो जाएंगे, और बनना है आपको मास्टरमाइंड। यस, सो इसलिए मैं कहती हूं कि बिल्कुल बहुत ध्यान से बने रहना मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, और बहुत अच्छे से समझना ताकि कोई भी डाउट्स ना रहे, परीक्षा में कोई भी डर ना रहे। और जो व्याकरण नामक रूपी एक व्याकरण शब्द से, अरे यार, पाठ के चैप्टर्स तो मैं पढ़ लेता हूं, पोयम भी जैसे तैसे समझ ही लेता हूं, लेकिन व्याकरण तो उफ, क्या करूं, मेरे नंबर या मेरे मार्क्स तो व्याकरण में कटते हैं। नहीं कटेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरे साथ बने रहिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ना, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं, 100% फ्री एजुकेशन है। चाहे आप 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन की बात करें या फिर सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, ठीक है। तो यहां पर आप जब वीडियो देखोगे तो आपको पसंद भी आएगा। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि आपका और हमारा साथ इसी तरह से बना रहे। ओके, चलो मिलते हैं व्याकरण के पहले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।